बहुत रईस व्यक्ति है और पेशे से वकील है, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद मुझे उससे जरा भी समझता है। भला कोई सभ्य व्यक्ति सीधी मांग निकाले, तिरछी टोपी लगाए, पान से मुंह को फुलाए, आंखों में सुरमा लगाए, गले में मोतियों की माला नहीं तो सोने की जंजीर पहने, हमारे सामने से गुजरे और बाजार में जाके ओठों की ताक झाक करता मिले, और सामने से तो ऐसे निकले कि जैसे वो पूरे शहर को अपने घुटने पर मानता हो। भला कोई सभ्य व्यक्ति ऐसा करता है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। अगर कोई सभ्य व्यक्ति होगा तो वो थोड़ा धीर, गंभीर, थोड़ा अच्छे किस्म का होगा। लेकिन कोई भी सभ्य व्यक्ति ओठों पर ताक झाक करता हुआ कभी नजर नहीं आएगा। अरे 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 अरे, दिखाई नहीं पड़ता है क्या? आप रास्ते में क्यों खड़े हैं? मैं रास्ते में नहीं खड़ा हूँ, मैं रास्ता छोड़कर किनारे पे खड़ा हूँ, और तुम लोग रास्ता छोड़कर मुझसे टकरा रहे हो। बात तो सही कर रहे हो। देखने में तो ठीक आदमी लग रहे हैं। जरा पूछो ही भाई, तुम पूछो। हम पूछे? हाँ। भाई साहब, आप हैं? मैं मास्टर साहब हूँ। गुरुजी, गुरुजी आपके शरण नहीं दिख रहे हैं, सोचा छू लूं। दूर हटो फौरन। यार, क्या हुआ भाई? इसीलिए बचपन में विद्यालय नहीं गए। अरे गुरुजी डांटते बहुत थे। अरे यार, ये तो है भाई, डांटते तो बहुत है। जरा इसे पूछो यहाँ क्या कर रहे हैं? हम पूछें? हाँ हाँ। गुरुजी, आप यहाँ इस गली में क्या कर रहे हैं? मैं रास्ता भटक गया था। दुनिया को रास्ता दिखाने वाले आज खुद रास्ता भटक गए। ये कैसे गुरुजी? भाई हाँ, ठीक है, चलो ठीक है। इनसे जरा पूछो हम कहाँ जाएं? गुरुजी, अब हमको आपे बता दे कि हम कहाँ जाएं? जहां से आए थे, जहन्नुम में। ये तो बाई जी का फोटा है ना? माथा का पैर जहन्नुम है। अब मास्टर कह रहे हैं तो सही है, होगा। बात तो सही है। तो चलो जहन्नुम में। एक मिनट, हाँ ये जहन्नुम दूर से है क्या? हाँ यार, मुक्ता लगा है। हाँ बात तो सही है। चलो जहन्नुम में।
मास्टर, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? मास्टर, तुम यहाँ इन गलियों में? वो भाई मैं रास्ता भटक गया था। रास्ता भटक गया था? हाँ, अरे मास्टर, जब तुम रास्ता भटक गए तो हम लोगों का क्या होगा मास्टर? क्या बताऊं? रास्ते से मुझे याद आया मास्टर, तुम तो मेरे घर का रास्ता भूल गए हो दोस्त। क्या बताऊं मैंने बताया ना कि मैं विद्यालय से घर, घर से विद्यालय, बच्चों को पढ़ाना क्या है, क्या नहीं कराना है, बस इसी सब में समय निकल जाता है। बस इसलिए ही थोड़ा व्यस्त हो गया, नहीं तो मैं तुम्हारे घर जरूर आऊँगा। दोस्तों के लिए समय रहता है, निकालना नहीं पड़ता। अरे कभी घर पे आओ दोस्त, तुम अपनी सुनाना, मैं अपनी सुनाऊंगा। तो अभी मैं चलता हूँ। हाँ, ठीक है, मास्टर, इंतजार करूंगा। ठीक है, ठीक है। अरे मास्टर, आगे जाके बाएं ले लेना, इन गलियों से नाता कट जाएगा। रसिकलाल, इनको मैं तब से जानता हूँ जब से ये लॉ कॉलेज में पढ़ाई करते थे। मेरे सामने ही चलते हैं, मेरे सामने ही इन्होंने जमीन खरीदी, बंगला बनवा लिया, मोटर कार खरीदी, लेकिन इन्हीं की बात नहीं। अब आप ही बताइए कि कोई भी व्यक्ति ऐसे फोटो से आता जाता मिले तो उसे आप सभ्य कहेंगे? बिल्कुल। अगर ऐसे व्यक्ति की जरूरत मुझे किसी केस में भी पड़ जाए तो मैं उन्हें अपना केस दिला दूं, भले चाहे आप राज बिहारी वो जितने बड़े कानून द्रोही क्यों ना हो। अगर म्युनिसिपल मेंबर का वोट भी मांगने आए ना तो मैं वोट भी ना दूं। लेकिन एक बात तो जरूर है कि रसिक बिहारी जी दिल के बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और बड़े लोगों से कभी मतभेद नहीं रखनी चाहिए। क्या पता आपको कब जरूरत पड़ जाए। पुराना नाता है, इसलिए स्नेह भी उससे होता है। मुझे आज भी याद है कि कुछ साल पहले मेरी बेटी की शादी हुई और उसी के सिलसिले में मुझे बाजार जाना, सामान खरीदा और स्टेशन की तरफ निकल ही रहा था कि राज बिहारी जी के रसिकलाल जी जो इतने बड़े कानून वो बनते हैं, अचानक उनसे मेरी मुलाकात हो गई। अरे मैं तो उनसे हमेशा नजरें बचाता रहता था, अगर कभी सामने पड़ जाए तो दूसरी तरफ घूम जाता था, और अगर गलती से किसी गली के अंदर मिल जाए तो मैं दूसरी गली की तरफ मुड़ जाता था। लेकिन भला हो भगवान कि उस दिन मेरी मुलाकात उनसे स्टेशन पर हो ही गई। मास्टर, तुम यहाँ? तुमने किसी को छोड़ने आए हो क्या? नहीं नहीं बेटा, और बस थोड़ा सामान की खरीदारी करनी थी। तुम तो जानते हो कि बाजार स्टेशन के पास ही है, बस जा ही रहा था कि तुम मिल गए। भाई, मैं उस टाइम से अभी तक इंतजार ही करता रह गया। मेरी आंखें थक गई इंतजार करते करते, पर तुम आए नहीं। मैंने बताया था ना कि विद्यालय से बस फुर्सत ही नहीं मिली। पैसे पैसे करके तो मैं घर जाता हूँ, बच्चों को भी क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है इसी में व्यस्त हो जाता हूँ। लेकिन इतना जरूर कहता हूँ, आऊँगा जरूर एक दिन तुम्हारे घर। इसी बात पे मुझे एक शायरी याद आई। हाँ हाँ। तुम्हें गैरों से कब फुर्सत,
हाँ, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाए। लो, हो चुका मिलना, ना तुम खाली ना हम खाली। अच्छी खासी शायरी की टांग तोड़कर धर दी। अरे ऐसे लोगों को तो ये लगता होगा कि वाह क्या शायरी कही। लोग तो सुनते ही तालियां बजा देते होंगे। है, आप लोग तो तालियां बजा ही सकते हैं। बेटी की शादी की तैयारियों में ऐसा विचार, ऐसा व्यस्त हुआ कि मुझे समय का पता ही नहीं चला। उस दौरान कुछ सामानों की कमी भी महसूस हुई, लेकिन ये बात जैसे ही रसिक लाल को पता चली, उन्होंने मेरे घर पर बिना किसी संकोच के, बिना किसी सोचे समझे बस सामान भिजवा दिया। और मैं भी चकित सा रह गया। एक मिनट मास। हाँ बस, सब कुछ सही हो रहा है। और 25 बोरी चावल रखवा दिया है, 2 बोरी दाल रखवा दिया है, 2 बोरी चीनी रखवा दिया है, और सब सामान रखवा दिया है मार साहब। और कोई जरूरत हुई तो हमका बता। नहीं, वैसे भी इन सब सामान की भी क्या ही आवश्यकता थी। अरे मार साहब की छोटी मोटी बात ना करो, हमका मालिक कहे रहे हम लेके चले रहे। अब आपके और उनके बीच में क्या है इसका, इनको आपका जाने लगता है ये सब। अच्छा, कुछ खाए पिए हो? खाए पिए? हाँ। अरे जैसे अंदर आए मार साहब हाँ। वैसे मलकिन कही कि बिना खाए जाना न, खाए लिए। अच्छा सुनो, जब जाने लगना हाँ। तो मलकिन से अपने लिए रास्ते का खाने के लिए भी कुछ बनवा लेना। नहीं मार साहब वो की आवश्यकता नहीं है, बस बाबू जी आएंगे ना तो हम बता दिए कि भवानी आए रहा, और झिंगुरी है ना वो उधर ही लेके आए रहे। बहुत अच्छा। ठीक है तो हम आ जाए मार साहब, आ जाए। और कोई कमी हुई तो हमको बताओ। जरूर जरूर, बस रसिक जी से मेरा धन्यवाद कह देना बस। ठीक ठीक मार साहब, तो जाए। हाँ। रसिक बिहारी जी जितना दिखाते हैं उतने भी बुरे नहीं थे। वो दिल के बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। भला कौन व्यक्ति आपकी बेटी की शादी में ऐसे सामान भी जो ऐसी मदद करे। हाँ, वो रईस है, वकील है, और मैं एक छोटा सा एमप्लॉय। पिछले साल ही रसिक लाल की बेटी की शादी हुई और मैं उनके एहसानों तले दबा हुआ। उन्होंने जब मुझे निमंत्रण भेजा तो मुझे खास तौर पर कहा कि मार्च साहब आपको मेरी बेटी की शादी में जरूर आना है, और खासकर मेहमानों की आओ भगत तो केवल आपको ही करनी है, क्योंकि भाई मैं आपके अलावा किसी और पर भरोसा कर ही नहीं सकता। सुना था मथुरा से बारात आई, कम से कम 1000 बाराती रहे होंगे, और उनकी आओ भगत में जो मेहनत लगी क्या ही बताओ। अगर किसी व्यक्ति के घर पे 30-40 बाराती ले जाते हैं तो उनकी आवागत करने में कितनी मेहनत लगती है वो तो आप समझ ही सकते हैं। रसिक लाल के संगी किसी बड़ी पोस्ट पर
बड़े किसी औहदे पर थे, जिस कारण से इतने बड़े जगह पे जनवासा दिया गया। अब मेहमानों की फरमाइश भी अलग अलग होने लगी। हर मेहमान की फरमाइश को पूरी करने में जो मेहनत लग रही थी, क्या ही कर। किसी को तेल चाहिए तो तेल में भी फरमाइश, तुमको नारियल का तेल चाहिए, आंवले का तेल चाहिए, सरसों का तेल चाहिए, न जाने कौन कौन सा। लेकिन क्या ही कहें, मेहमान तो मेहमान। बस इसी चीज के लिए हम लोग उनकी आवभगत में जुड़ गए। ई देखो लाल साहेब के ऐसे पसर गए जैसे कि तालाब खोद दिए हुए। अरे 2 बोरा चावल के इधर से उधर का कर लिए, लग रहा है बहुत मेहनत किए हुए। अब मालिक पूछिए ना, कहीं बहुत काम करी थी, जगह छुट्टा न तो काम करे थे साहब। इधर उधर कर लिए, हमका खोपड़ी निकाले पड़ेगा। अरे तुम तो ज्यादा काम करी थी। छगन, ए छगन माँ, ए छगन का देखे आप? अरे छग्गा कोई भूल का पड़ा है, क्या जोता दिखा। या सार पता नहीं कहाँ चला गया है, खानो नहीं बनाया है। अभी माँ साहब हमका चल रही है कि तू सामान लाके नहीं दे रहा। तनिक देख लिया। अरे जा यार, काम करा अपन, हमारा क्या खोपड़ी चाहे हो। सार पड़ा रहा था हर समय। ससुरन के कोनो काम ना धाम हमारी के दवाए रहा थे। अरे जितना काम हम करी तुम्हारे बापा ना करे होई। अरे सुबह से बहुत काम कर रहे होगे ना? मालिक, अरे थोड़ा आराम आराम कर लियो। अरे कहा मालिक आराम करी, बिटिया के तारीफ आराम आराम पूरी करो। अच्छा एक बात बताओ, नाश्ता वास्ता किए? नहीं मालिक, नाश्ता तो नसीबे में नहीं है। अरे छगनवा, ए छगनवा, अरे नाश्ता वास्ता करा है का? सुबह से बहुत काम कर रहा है। छगनवा, अरे नाश्ता लगा दे। यार ससुरन नाश्ता बीड़ी खाते हैं। अरे यार नाश्ता फिरा रहे हैं, ये हमका फिर काम पकड़ाएंगे। बीड़ी खाना ये हो गई। अरे जिगरी, अरे सुनो तो, सामान वामान अंदर रखवाओ भाई। अरे मेहनत का काम है भाई, मेहमान आ चुके हैं। वो मतलब मालिक थोड़ा कहे थे बाजार हो आओ, तो उधर कहो कि आओ, तो बस इधर गए उधर गए। अरे मतलब इधर गए, माँ साहब इधर गए हम उधर आए, बस 2 मिनट लगी। आते ही माँ साहब अरे सुन तो इंतजार लो। करो। अरे सुनो, शादी का घर है और सब अपने अपने में ही व्यस्त। बताओ, सब चीज फैला हुआ है, हाँ? क्या उधर मेहमान लोग के लिए भी क्या होता है ऐसा? तो कुछ, अरे फूल की दलिया तो यही रखी है। ए जिगरी, जिगरी, अरे भाई फूल की दलिया तो हटा दो। अब तक तो इसे सज जाना चाहिए था, समझ में ही नहीं आता है। अरे बाहर रखे रखे तो सूख जाएगा। भवानी, अरे कोई सुनते भी हो? मुझे लगता है तुम लोगों की शिकायत करनी ही पड़ेगी। अभी देखो मैं करता हूँ तुम लोगों की शिकायत, मेरी तो कोई सुन ही नहीं रहा है। माँ साहब, हाँ? आप भी छगनवा का समझा लें।
हम एक उठा के पटक देंगे, सार छितर जाए। अरे अरे अरे, बैठो बैठो। अब बताओ क्या है? कहा बताई? हाँ। हमका बार बार बाजार दौड़ावत है, कहा था कभी ई ले आओ, कभी कहा था ऊ ले आओ। अब आप बताएं मालिक, इतना दूर है बाजार, आदमी बार बार जाए थक ना जाए। अब ही हम सब सामान लेके आए ही, हल्दी, धनिया, मिर्चा और नमक और पता नहीं का लाया ही। अब हमका फिर दौड़ावत है, कहा था कि तू नमक नहीं लाया। अरे हम लाया ही, तू देखा तो, लेकिन नहीं, पता नहीं का हमका दौड़ावत है। अच्छा एक बात बताओ, छगन जो है कोनो पर्ची उर्ची बना के तुमको दिया है कि नहीं? हम ऐसे कहे रहे हाँ। कि हमका एक तो पर्चा में लिख के दे दे, हाँ। जौन तोका चाहिए हम ला देबे। हमका सार इतनी बड़ी पर्ची पकड़ाए दे रहा, लागत रहा पर्चा नहीं हनुमान जी की पूछ है, खत्म ही नहीं होत रही। तो तुम पर्ची का लिखा हुआ सारा सामान ला दिए हो ना? सब लायक मालिक, लेकिन का बताई हमका बार बार दौड़ावत रहा थे। हम आपको बताएं, हाँ। सुबह से एक बूंद पानी नहीं पिए, पानी छोड़ा एक टुक और किसी चीज का नहीं खाए। हमार भगवान जानत है, हम सोचे हमका भूख लगी रही, हम सोचे कि एक लड्डू खाई। हम जैसे अपना हाथ बढ़ावत है, हमारा हाथ पकड़ ली और कहे लाग कि तू सब खा ले दिया तो बराती का खाइए। मालिक सबके सामने रहा, हम कुछ बोले नहीं, अगर कोने में मिल जात रेखा उठा के पटक दे। नहीं नहीं नहीं, तुम परेशान ना हो। हम अभी छगन से कह देते हैं, तुमको कुछ खाने के लिए दे देगा, ठीक है ना? परेशान ना हो। मालिक हाँ एक आपे हैं जो हमका समझते, हाँ। वरना ये सार तो हमका बड़े समझते। हम्म, तुम भय थोड़ी हो, तुम तो सांड हो, सांड। हम सांड हैं, तुम सांड हो, हम सांड हैं। बिल्कुल सांड। मेहनत करिए, एक तो कोनो टोपी नहीं उठा कर अंदर रख सका। कहानी के लिए देखो। मार साहब, हाँ एक बात पूछी, जरूर पूछ लो। तो हमका ये बताओ हाँ। कि ये आदमी कौन है? कौन आदमी? अरे ये जो सार खड़ा है, अरे वहाँ तो कई लोग खड़े हैं, कौन आदमी? तुमका ये काला काला नहीं दिख रहा है? चुप चुप। हाँ वाले लोग अपन दामाद कैसे भैया? ये भैंसा जैसा। गाँव वाले को पता चल गया ना, तो टांग नहीं जाएंगे तुमको, ठीक है? गांव वाले के दामाद है। हाँ तो जब उन दामाद उनके है सार, तो हमका काहे अपन सार बनाए फिर रहा है? तो हुआ क्या? का न हुआ मार साहब, तो हमसे पूछो। सार सुबह से शाम तक काम करावत है, हाँ। और काम में जाना तो का करावत, कहा हमार पीछे पीछे घूमत रहो, किताओ के पीछे पीछे चली। चला मान लिया, चल दिया, एक बार उसका नहरिया घुमा दिया, हाँ स्टेशन घुमा दिया, हाँ। बगिया वरी घुमा दिया। हाँ। अब काई आदमी के प्राण लेके मनिए काम आता है। ये भैया बाबा जी, एक बात बताओ, मेहमान है, हाँ। दूर से बारात आई है, हाँ। थके होंगे और नई जगह है, तो थोड़ा घूमना चाह रहे होंगे, थोड़ा आगे पीछे टहल लोगे, घुमा दोगे तो क्या दिक्कत है? अरे मार साहब, अभी तुमका उनके बारे में पता नहीं ना। इनके बारे में? अरे ई कलुआ साग मोटा भैंसा का बताई, सुबह से शाम तक इतना पान चबावत है कि बकरी पक्का न चबाए। वो कल्याण हाँ। आपन दुकान बंद कर लिए स्मार्ट साहेब, क्या बात कर रहे हो? कहा था जब तक ये आदमी यहाँ रही तब तक हम दुकान न खोला। अब बताओ, ये आदमी के चक्कर में होके धंधा चौपट हो गया। बात तो सही है। बात सही है ना मार साहब? अब क्या बताई मार साहब, हम सब बात सही कह रहे हैं। अब एक और बात बताई मार साहब। बताओ। अरे आजकल ही नया चचेर पाल लिए हैं। अब कौन सा चचे? अरे का बताई, अगर सुनाए देवे ना गुस्सा आ जाए। अरे सुना, जब इतना सुन लिया तो फिर सुनाओ। सुनो, हाँ। का नया चचेर पाले, हाँ। कहा तुम सिनेमा देखिए, अब वो पूरा कुनबा के साथ। अरे तो हम कहा जाए, लेकिन ये बताओ, बहुत पैसा बटोर के रखे हैं तो निकाल लेना कीसर से, लेकिन नहीं मारता है, हाँ। चाहिए तो मेहमानी से। मेहमानी से खाएंगे? हाँ तुम परेशान हो? हे भाई, आप लोग मेहमान है तो मेहमान के तरीके बन के रहिए, और ठीक क्या? है ना? अरे सिनेमा देख रहा है तो सिनेमा देखिए, अरे अपना पैसा खर्चा करिए भाई। अरे किसी के बारे में सोचा जाता है कि उसने पैसा कैसे लगाया है, बिटिया की शादी है, हाँ? और समझने को तैयारी नहीं है।
अरे जाना है जाइए, कुलबा के साथ जाइए, पूरा मोहल्ला के साथ जाइए, लेकिन ऐसे नहीं किया जाता है। अच्छे खासे आदमी के ऊपर जो है बोझ पे बोझ डाले जा रहे हैं, कभी ये चाहिए तो कभी वो चाहिए, न जाने क्या क्या चाहिए इनको। अरे मेहमान, क्या हुआ मास्टर, क्यों इतना भड़क रहे हो? अरे भाई अब हम क्या बताएं, कि भवानी से पूछ लो। क्या हुआ भवानी? अरे मार साहब, अरे बाबूजी माफ करें, वो जाना था उनका। बेटा अरे वो उनके दामाद के कहा था सिनेमा देखे जाइए, वो अकेले ना जाइए मार साहब। माफ करे मार साहब, और उनसे बताते हैं वो अकेले ना जाइए बाबूजी, जाइए तो पूरा कुनबा के साथ। अरे हम कहा जाओ, बहुत खीसा में पैसा रखे हो तो, लेकिन न जाइए मेहमानी से जाइए का। अच्छा मास्टर, ये सब किसका है? अरे इकलौती बेटी है और ऊपर से लाडली है, तो 100-200 का मुंह मत देखो मास्टर, व्यवस्था करवा दो। और हाँ, लोग मेहमान आए हैं, मैं उधर देख लेता हूँ, तुम इधर संभाल लेना। ठीक है, ठीक है? तुम चलो, हम यहाँ देख लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये दोनों हाथ से कमाया है तो उठाओ भी, हमारा क्या जाता है। हमसे जो कहोगे, जितना कहोगे, हम सब कर देंगे। भवानी, हाँ मार साहब, यहाँ आओ। क्या हुआ मार अरे यहाँ आओ, हुआ क्या मार हम तो सिनेमा लगा। का हाँ सिनेमा हाँ सिनेमा कौन सा सिनेमा लगा है? अरे हाँ हाँ हाँ, वो पूर्वा जाना तो हाँ वो पूर्वा सैगल साहब की फिल्म लगी है। अरे वो बाजारी और अशोक कुमार फिल्म लगी है मार साहब। हाँ अशोक कुमार। हाँ मुझे कितने लोग जाने हैं? तुम्ही मार साहब बहुत सारे गिन तो ऐसा है जैसे लग रहा है हजारों लोगों की गिनती जिनको ये गिना दोगे। कह रहे उतने लोग 10-15 लोग ना, हाँ ऐसे 15। ना हाँ ये भाई साफ साफ बताओ, 20-25 नहीं मार साहब 60-70 60-70। हाँ अच्छा ठीक, जाओ 70 टिकट लेना है, जिसमें से 40 टिकट तुम अशोक साहब के ले लो और 30 टिकट सजल साहब के ले लो, ठीक है? ठीक मार हाँ, और हाँ सुनो, हाँ झिंगुरी से कह देना मार्ग साहब बुलाए हैं, जो है सब मेहमान लोगों के लिए नाश्ता पानी की व्यवस्था भी तो करनी होगी ना। हाँ वो झिंगुरी से हाँ। वो सार जो बैल जैसा पड़ा रहा था। अरे भैया तुम्हारी तो कहते हो ना भवानी कि वो ऐसे पड़ा रहता है, सारा सुबह से शाम तक तुम काम करते हो, उसको कुछ काम नहीं है, एक काम सहेज रहे हैं ना, तो मेहमान लोग के साथ रहेगा, नाश्ता पानी की व्यवस्था कर देगा। नहीं मार साहब, हाँ। हम सुबह शाम तक काम करी थी, हाँ, हाँ। तो ई काम भी हमें करे चाहिए। और वो सार ऊपर जाए अजगर तरह पड़ा रहा था, जंगल चट्टा एक नंबर के। ई गलत ई काम ना कोनो गलत हाथ में ना सौंप दे मार साहब, हम कह रहे हैं तुम समझ नहीं रहे हो बात। हम भी तो कह रहे हैं ना कि भैया अब थोड़ा कम मौका ऐसा पड़ा है कि उस आदमी को भी काम सहेजा जाए, इसलिए उसको भेज दो, बाहर जाएगा, मेहमान लोगों के साथ चाय नाश्ते की व्यवस्था करा के उनको खिला पिला देगा कुछ, ठीक है? जाओ। ठीक है मार साहब, हमारे तो कहाँ कोई समय पता नहीं लगा सकता। अच्छा एक बात बताओ, हाँ चेहरा से तुम्हारे ये क्या लग रहा है कि तुम भी अंदर जाके सिनेमा देखना चाहते हो? हाँ मार साहब, पर आप झिंगुरी कह रहे हैं। अच्छा, झिंगुरी को तो कहे, जाओ बोल दो। अच्छा सुनो, हाँ मार साहब। एक टिकट अपनी भी ले लेना। का हाँ हम हाँ हाँ, सही में? अरे देख लेना ये भैया। मार्ट साहब आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक बात कही मार्ट साहब, वो जो उनके दामाद है ना, हम आपके शकल देख के कुछ नहीं बोले, नहीं तो वो आदमी का ऐसा पानी पिलाई मार्ट साहब कि भूल ना पाए कि कौन गांव में यावर रहा मार्ट साहब। तुम परेशान ना हो, हम उनसे बात कर लेंगे, तुम जाओ, ठीक जाओ।
जाइए जाइए। थोड़ा सा नहीं मान साहब, अरे। टिकट ले ले, थोड़ा जल्दी है मान साहब। कुछ अच्छे तरीके से बेटी विदा भी हो, लेकिन भवानी एक खबर लेके आई। उस खबर में उसने मुझे ये बताया कि रसिक लाल का दामाद खत्म हो गया। ये खबर सुनते ही उस बेचारे बच्चे की झलक मेरी आंखों के सामने दौड़ गई। बहुत ही मासूम बच्चा था। और वो बच्ची बचपन में उसको इन्हीं हाथों से गोद में उठाया। जिस बच्ची को आंखों के सामने खेलता हुआ देखता था, पढ़ाया लिखाया, चाचा कहते थे मुझे। जब विदा हो रही थी, मेरे ही गले लगी थी। इतना प्यार करती थी। लेकिन आज उसे सफेद कपड़ों में देखा। जिस बच्ची को रंग बिरंगे कपड़े पहनना पसंद थे, सफेद रंग तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन आज उसे सिर्फ सफेद रंग पहनना पड़ेगा। ये बात सोच के ये दुख आती थी। मेरी तो बिल्कुल नहीं बात नहीं। मैं उस बच्ची का सामने कैसे करूँ? क्या सोच के उसके सामने जाऊं? लेकिन जाना तो मुझे पड़ेगा। मैं हिम्मत बांध के रसिक लाल के घर, जैसे ही घर पहुंचा तो रसिक लाल बिल्कुल नहीं, आराम कुर्सी पर चुपचाप लेटे हुए। मैं जैसे ही उनको देखा, दौड़ कर उनके पास गया, गले लगकर कहा, क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? वाह मास्टर, तुमने तो बालकों को भी मार दिया। अरे बालक तो इसलिए रोते हैं कि उनका खिलौना किसी ने छीन कर तोड़ दिया और उसकी जगह पे नया खिलौना मिल गया। और तुम तो ऐसी चीज के लिए रो रहे हो जो कभी वापस ही नहीं मिल सकती, जो कभी वापस ही नहीं मिल सकती। सुन रहे हो? अरे इस अभागे को कैसे समझाऊं? कैसे समझाऊं इस अभागे कि ये
जिस चीज के लिए रो रही है वो कभी वापस मिल ही नहीं सकती। कैसे समझाऊं इस सभा को? मास्टर, मैं देख कर आता हूं। कि उस बच्ची के पास जाकर उसे कुछ समझा सकूं। इतनी हिम्मत ही नहीं हुई। इस घटना को साल भर बीत चुका। मेरा तबादला दूसरे गांव में चुका था। नई जगह, नया घर, नए बच्चे। उन सबको पढ़ाने में समय कैसे बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। कब मैं यहाँ आया और जब मैं यहाँ आई होते तो तभी भवानी मेरे पास एक निमंत्रण पत्र लेकर आया। मैं कक्षा में जैसे ही पहुंचा तो मेरे टेबल के ऊपर गुलाबी रंग का निमंत्रण पत्र था। उसको जैसे ही खोला तो पता चला कि रसिक लाल के बेटे की शादी है। उसके झूठे बेटे। ये बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। कुछ साल पहले इतना बड़ा तो देखा था उसे। लेकिन आज वो इतना बड़ा हो गया कि उसकी शादी है। मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं। शादी में अभी एक सप्ताह का वक्त था तो इस खुशी में मैंने नई सदरी बनवाई, नया कुर्ता बनवाया। बस ये सोचा कि कब तक एक जगह बैठा रहूंगा। चलेंगे अपने मित्र के घर, 3-4 दिन तो वहां रहकर ही आऊंगा। थोड़ा गीत संगीत सुनूंगा, नाच गाना देखूंगा, अच्छे अच्छे पकवान खाऊंगा। बस इन्हीं सब प्लानों को लेकर मैंने अपना सामान बांधा और स्टेशन की तरफ निकल गया। बाजार बाजार। मैं स्टेशन पहुंच कर आराम घर में आराम करने के लिए रुका। थोड़ी देर आराम करने के बाद मैंने अपना बनवाया हुआ वही नई से नया कुर्ता। आपको एक बात बताऊं, नए कपड़े पहनने में जो आनंद मिलता है ना वो आप शब्दों में बयां नहीं कर सकते। उसको पहनने के बाद एक पल के लिए आप भी जरूर अपने बचपन की ओर चले जाते हैं। जैसे बसंत में सांप अपनी नई केचुली बदलता है और केचुली बदलने के बाद उसको जो आनंद प्राप्त होता है, मुझे लगता है वही आनंद मुझे भी मिला। मेरे ख्याल से तो किसी बीमार व्यक्ति को दवाइयाँ देने के बजाय उसे नया कपड़ा बनवा दीजिए, नया सूट सिलवा दीजिए तो दवाइयों से ज्यादा काम करे। बस इसी खुशी में मैंने सदरी पहनी और बस अपने सामान को लेकर स्टेशन के बाहर चला। और स्टेशन के बाहर पहुंचकर मैंने तांगे वाले को आवाज लगाई
अरे बाबूजी, अरे आओ भाई, घर का है, कहाँ जाए? अरे वो टांगे वाले हाँ हाँ बाबूजी। खाली हो? अरे बिल्कुल खाली है, बस आप बैठे तो। बाबूजी, हाँ एक बात बताइए। हाँ पूछो। हम ही टोला के हाँ कोना कोना जानी थी, आपका जाए कि कहाँ? अरे भाई, हमें तो जाना है बाबू रसिक लाल के घर। अच्छा, वो बड़के बाबू घर। हाँ हाँ चले चले। एक बात बताइए बाबूजी, हाँ हाँ। हम आओ यही टोला के हैं, अच्छा लेकिन आपको कहीं देखा देखा सा लग रहा। अच्छा। अरे हम भी पहले यही रहते थे भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, तब है तो। हम यहाँ के विद्यालय में मास्टर थे, ठीक है? अच्छा अच्छा अच्छा, वो विद्यालय। अरे वहीं तो हमारा लड़का पढ़ा था, मास्टर साहब। अच्छा। हाँ अरे अब तो सुना है कोई नया मास्टर आ गया है, हाँ पढ़ाता होगा। हाँ, उसे बदल हो रहा है। वैसे कुछ बदला नहीं है। नहीं नहीं, आज कहाँ है उनके घर में, बड़ा सजा वजा है मास्टर। अरे हाँ हाँ, अरे उनके जेठे बेटे की शादी जो है। अच्छा अच्छा अच्छा, तब है सुबह से आना जाना लगा है सबके। और नहीं तो। अरे भाई, किसी के घर की शादी है तो मेहमानों का तांता तो लगा ही रहता। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक। दोपहर का वक्त था, करीब 3 बजे। लू भी बहुत चली, गर्मी का मौसम था। तो इसी तरीके से मैं बाबू रसिक लाल के घर पहुंचा, और घर पहुंचते ही मैंने उस तांगे वाले को कुछ पैसे दिए और वो खुशी खुशी चला। ये, एक बात बताइए बाबूजी, हाँ बड़के बाबू है ना, हाँ। बहुत दिलदार है। हमका अपन कुर्ता दिए, अरे वाह, अब कभी कभी उनके तारीफ जाई थी, हाँ। 4 रुपया एक्स्ट्रा दे देते। ये बहुत अच्छी बात। तो आपके सामान वामान पहुँचाए। हाँ हाँ हाँ, अंदर ले लीजिए। हाँ ठीक, चले। मेरा मित्र है भाई, दिल का बड़ा तो हो गए। 2-4 रुपए की तो क्या ही, वो लोगों की मदद तो ऐसे कर देता है जैसे उसके लिए कुछ हो ही नहीं। रसिक लाल के घर पहुंचा तो बाहर से ही घर क्या खूबसूरत लग रहा है, कितना सजा हुआ, फूलों की लतर, झालरें, झूलों से तो ऐसी सजावट थी कि क्या ही कहें। बाहर शहनाई की प्यारी प्यारी धुन बजी, लोगों की आवाजाही, खाने की महक, आह क्या आनंद था। चारों तरफ मेहमानों की भीड़ लगी हुई थी, जिधर देखो उधर ही लोग नए नए कपड़े पहनकर आपस में बातें कर रहे थे। अब मेरी उत्सुकता तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, बस बढ़ते ही जा रही थी। और उसी के साथ मैं रसिक लाल के घर के अंदर पहुंचा। जैसे ही आंगन के अंदर गया तो एक जगह पर लोगों की भीड़ इकट्ठा। मन में एक बार के लिए आया कि शायद हो सकता है दुल्हन के गहनों की नुमाइश चल रही हो, कि दुल्हन को ये पहनाना है, ये देना है, वो बनवाया है, वो बनवाया है, यही सब। बस इसी उत्सुकता के साथ मैं इस भीड़ को चीरते हुए अंदर घुसा। जैसे ही उस भीड़ के अंदर पहुंचा, पहुंचते ही क्या देखता हूँ, ऐसा ऐसा भगवान किसी दुश्मन को भी, किसी दुश्मन को, जिस बच्चे की शादी के लिए इतना मन खन करने आया था,
जिसकी बारात में जाने के लिए मैं इतना खुश था, क्या कुछ सामने बनाकर आया था? आज यही दुनिया लाश बनना पड़ा। वो लाश बना चारों तरफ लोगों की भीड़। सबकी आंखें आंसुओं से भरी हुई। कोई तो अपने आंसुओं को पलकों पर ही रोक रहा था। मैं भी खुद को रोक नहीं पाया। जैसे ही दूसरी तरफ देखा तो बाबू रसिकलाल रंगीन कपड़ों का बंडल लिए मेरी ओर ही चले आ रहे थे। मैं जैसे ही उनके पास गया आप कब आए? क्या आप अभी चले आ रहे हैं? वाह, मुझे खबर नहीं। शादी की तैयारियों में ऐसा फंसा रहा, मेहमानों की खातिरदारी भी नहीं कर सकता। चलकर कपड़े उतारिए और हाथ मुंह धो लीजिए। अभी बारात में चलना पड़ेगा सारी तैयारियों के साथ। बैंड, दीप, तासे, दफ्ती सब साथ होंगे। बोतल, घोड़े, हाथी सब साथ चलेंगे। आतिशबाजी, फलों के तक खूब धूमधाम से बारात निकालेंगे। जेठे लड़के का ब्याह है, दिल खोल कर करेंगे। गंगा के तट पे जनवासा होगा, गंगा के तट। रसिकलाल के शब्दों में उदासी साफ दिखाई दे रही। अरे क्यों रोते हो भाइयों? ये तमाशा तो डेली देखने को मिलता है। कभी अपने घर में, कभी दूसरों के घर में। रोज ही तो रोते हो। कभी अपने दुख में, कभी दूसरों के दुख। कौन तुम्हारे रोने की परवाह करता है? कौन तुम्हारे आंसू पोंछता है? कौन तुम्हारा चित्कार सुनता है? अरे तुम रोते जाओगे, वो अपना काम करके जाएगा। उसकी चोटों को अपने सीने पे लो और हंसकर दिखा दो कि तुम ऐसी चोटों की परवाह नहीं करते। और उससे कहो उसके अस्त्रालय में जो सबसे घातक अस्त्र है उसे ले आए। ये क्या सुइयों से चुभोता है? पर मेरी तारीफ सुने तो न सुने, मैं भी अपनी अकल नहीं छोड़ूंगा। पूरे धूमधाम से बारात निकालूंगा, जश्न मनाऊंगा। बारात से
लाश को मोटर गाड़ी पर रखा। मोटर को गुलाब की पंखुड़ियों से सजाया गया। बाराती भी 10, 20, 100 नहीं, हजारों की मान गए रसिक लाल, मान गए। रसिक लाल भी उसी वेदना के साथ ऊपर मुस्कान गाड़ी के पीछे घोड़े पर बैठे चले जाते। तभी भीड़ में से किसी ने कहा, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। चुप रहो लाला, यह विवाह का उत्सव है। हमारे लिए सत्य ही जीवन है और उसके सिवा जो कुछ भी है वो मिथ्या है, मिथ्या। बारात शमशान घाट पहुंची। अगर कभी आग में आपका पैर पड़ जाए तो छाली निकल आते, लेकिन रसिक लाल की बातों से छाली नहीं निकल सकती। उस आखिरी पल में रसिक लाल ने अपने बच्चे को गोद में उठाया और उसे अपने सीने से लगा। सीने से लगाने के बाद वो आकाश की ओर देखा। उसे देखकर तो ये लग रहा था जैसे वो भगवान से कह रहा, ठीक, जितने भी गम तुम्हें देना है तुम दो, लेकिन मैं उसी अंदाज में जीऊंगा जिस अंदाज में मैं आज तक जीता। बाबू रसिक लाल के पास कुछ दिन मैं वही ठहरा। फिर मैं अपने गांव वापस गया। बाबू रसिक लाल की छाया को अपने अंदर लिए। अब अगर मेरे सामने भी कोई ऐसी घटना हो जाती है तो मैं भी बस मुस्कुरा देता।